हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष मसीह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। बीएससी में पूछे जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में चाइल्ड हेल्थ में क्या-क्या और कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़, साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूडिंग फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी कि मेनिंजाइटिस दिमाग की सूजन में क्या क्या कारण होते हैं एक को छोड़ के। पहला है एलिवेटेड प्रेशर ऑफ सीएसएफ, एलिवेटेड प्रोटीन इन सीएसएफ, एलिवेटेड शुगर इन सीएसएफ, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी इन सीएसएफ। दोस्तों, यहाँ पे सीएसएफ जो है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें जो सही उत्तर है वो एलिवेटेड शुगर इन सीएसएफ। दोस्तों, जो सीएसएफ के अंदर अगर शुगर की मात्रा बढ़ती है तो उससे मेनिंजाइटिस नहीं होता है। बाकी प्रेशर ऑफ सीएसएफ, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, इन सब से मेनिंजाइटिस का साइंस होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अमंग द फॉलोइंग। दोस्तों, यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात किया गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया हमारा नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यानी कि नेक के नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ब्रोंकाइटिस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। दोस्तों, दिमाग की सूजन का कौन सा मुख्य कारण है बच्चों में? पहला है एपिलेप्सी, ब्लाइंडनेस, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। दोस्तों, इसमें चौथा जो ऑप्शन है डी, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ये है सही उत्तर। यानी कि जो सीएसएफ होता है हमारे स्पाइनल में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बता रहा था मैं आपको, इसमें हाइड्रोसेफेलस ये होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है फ्लूइड के अंदर। जो वेंट्रिकुलर में जब पहुंचता है फ्लो तो वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे मेनिंजाइटिस का कारण हो जाता है और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दोस्तों, अब चलते हैं चौथे एमसीक्यूज पे, जो है द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ कैचअप ग्रोथ। कैचअप ग्रोथ दोस्तों वो होती है जो बच्चा माँ के पेट में होता है, उसकी ग्रोथ के बारे में। तो उसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें मुख्य कारण है ग्रोथ का। तो इसका सही उत्तर है एनर्जी। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। तो इसका कारण है एनर्जी। बच्चे की ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। प्रोलॉन्ग हाइपरसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑसिफिकेशन मे कॉज। यानी कि दोस्तों, ऑसिफिकेशन जो होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा छोटे बच्चे की जो बोन से पहले जो कार्टिलेज होती है वो कन्वर्ट होने लगती है बोन में, तो इसको हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि हाइपर सिक्रीशन से, यानी कि बहुत ज्यादा सिक्रेशन से जो हार्मोन अडल्ट में होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसका सही उत्तर है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली दोस्तों ये कंडीशन होती है जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते ही चले जाते हैं, मतलब जरूरत से भी ज्यादा। तो इसको एक्रोमेगैली बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले पे। लेसिथिन सिग्नोमाइसिन एलएस रेशियो ऑफ एमनोटिक फ्लूइड असेस्ड फॉर। दोस्तों, ये जो रेशियो है जिसको एलएस रेशियो बोलते हैं, इसको हम इसका ये जो होता है इसको मेजर करते हैं। जैसे कि जो जो हमारा लंग मैच्योरिटी है उसके लिए ये रेशियो काम आता है। तो ये जो रेशियो है असेस्ड फॉर है लंग मैच्योरिटी, हार्ट मैच्योरिटी, लीवर मैच्योरिटी, ब्रेन मैच्योरिटी यहाँ पे दिया गया है, बट इसका सही उत्तर है लंग मैच्योरिटी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, जो है इन चिल्ड्रन मम्मी रिस्ट्रेंट इज यूज्ड टू। मम्मी रिस्ट्रेंट मतलब कि बच्चों में बहुत सारे टाइप के रेस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि उनको हम इमोबिलाइज कर देते हैं, उनके हाथ पैर या बॉडी कंट्रोल को बंद कर देते हैं ताकि उनको हम इंजेक्शन दे सकें या कोई भी प्रोसीजर कर सकें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, मम्मी रिस्ट्रेंट रोक देता है ताकि हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसको हम मम्मी रिस्ट्रेंट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंट्रिक फीवर इज। दोस्तों, कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एंट्रिक फीवर में कॉज करता है? पहला है ई कोलाई, बी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सी है सैल्मोनेला टाइफी और डी है माइकोबैक्टीरियम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सैल्मोनेला टाइफी। दोस्तों, ये
जो ऑर्गेनिज्म है कॉज करता है एंट्री फीवर के लिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है करेक्ट रिगार्डिंग IMNCI। दोस्तों ये IMCI जो है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है, जो कि WHO और यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में अडॉप्ट की है चाइल्ड हेल्थ के लिए और उसकी वेलनेस के लिए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इट एम्स टू बी रिड्यूस अंडर 5 मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इट मीन्स integrated management of neonatal and childhood illness. Pink, yellow and green are color codes used in IMNCI. And option D है all of the above। तो उसका सही उत्तर है all of the above। ये IMNCI में चारों ऑप्शन आते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन आते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस बहुत हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट थोड़ी थोरो करेंगे उसको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ड्रग्स इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। जब भी कोई गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव होती है तो हम उसके रोकथाम के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, नेविरेपिन, लेमिविडाइन, स्टेविडाइन एंड एबासिविर। इन चारों में से दवाई में से ए ऑप्शन नेविरेपिन जो ड्रग है वो काम आता है ट्रांसमिशन को रोकने में मदर टू चाइल्ड। दोस्तों इसका ये ड्रग नेम है, कंपनी नेम नहीं मालूम क्या है मगर ये ड्रग नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट BP कर्व साइज फॉर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। दोस्तों BP कर्व के भी बहुत सारे साइजेस होते हैं, एडल्ट में अलग होता है, ठीक है, बच्चों में अलग होता है और न्यूनेट्स में अलग होता है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए कौन से कप का साइज होना चाहिए। पहला है 8.5 सेंटीमीटर, B है 9 सेंटीमीटर, C है 9.5 सेंटीमीटर और D है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों तो इसमें सही जो उत्तर है वो है 9 सेंटीमीटर। 6 ईयर ओल्ड के बच्चों के लिए BP कफ 9 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, जो कि है फिमोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। दोस्तों फिमोसिस पहले समझते हैं क्या होता है। फिमोसिस दोस्तों एक कंडीशन होती है जब हमारे पेनिस की फोर स्किन वो छोटी हो जाती है और पीछे फ्लो नहीं करती, तो उसको हम फिमोसिस बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ए है कंडीशन व्हेन द साइट ऑफ यूरेथ्रल मीटस इज ऑन पेनाइल वेंट्रल सरफेस। बी है कंडीशन व्हेन साइट ऑफ यूरेथ्रल मीटस इज ऑन पेनाइल डोर्सल सरफेस। सी है कंडीशन इन विच द फोरस्किन इज नैरोड एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स। डी है एब्सेंस ऑफ पेनिस। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है कंडीशन इन विच द फोरस्किन इज नैरोड एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स, ऑप्शन सी। जैसे कि बताया फिमोसिस ये कंडीशन होती है जिसके बारे में ये सी में एलोबरेट किया हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, जो कि है नंबर ऑफ डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन इज। दोस्तों पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जिसमें आपका BCG, टेटनस और ये सब इंक्लूड होता है, तो उसको हम पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो इसकी डोसेज है वो 3 होती है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और तीसरी बूस्टर डोज। तो इसका सही उत्तर है सी, थर्ड। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ। ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जिसे हम वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि है पहला डिप्थेरिया, बी मम्स, सी रूबेला और डी पर्ट्यूसिस। तो इसमें दोस्तों वूपिंग कफ का जो कारण है वो होता है पर्ट्यूसिस, इसका सही उत्तर है पर्ट्यूसिस। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है इन चिल्ड्रन विच डिसीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला मेरस्मस, दूसरा क्वाशियसकोर, बेरी, स्कर्वी। दोस्तों प्रोटीन डिफिशियंसी को हम बोलते हैं क्वाशियरकोर, जो बी ऑप्शन है ये है सही उत्तर इसका। मेरस्मस नहीं है, बेरी नहीं है, स्कर्वी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्वाशियरकोर इसका सही उत्तर है। अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। When elevating the head of an infant in a spica cast, the nurse should, option A, place 2 pillows under the shoulders, limit the position to 1 hour at a time, pat the edge of the cast with the folded diapers, raise the entire mattresses with the head of the crib.
दोस्तों स्पाइका कास्ट एक ऐसा प्लास्टर होता है जिसमें कि हम बच्चे के लिम्ब और जो पैर है उसको रोक देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज लीवर स्पैन इज सीन इन। दोस्तों जो लीवर का जो टाइम है, जो उसकी लाइफ है, कब डिक्रीज होती है, कौन सी कंडीशन में? तो ऑप्शन ए एल्कोहलिज्म, बी डिप्रेशन, सी सिरोसिस एंड डी जॉन्डिस। तो दोस्तों सी सिरोसिस। दोस्तों सिरोसिस जो होता है वो लीवर में डैमेज होने लगता है, तो लीवर का जो टाइम है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, और सिरोसिस का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पोजीशन यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली व्हाइल केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट पैलेट इज। अगर दोस्तों हम ऑपरेशन करने के बाद ऐसे बच्चा जिसका क्लेफ्ट पैलेट दोस्तों वो होता है जिसके अपर लिप्स नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सुपाइन, प्रोन, सिटिंग, लेफ्ट लेटरल। दोस्तों ये मेडिकल टर्म है अपने हमारी लेटने की उठने की पोजीशन, और लेफ्ट लेटरल यानी कि हम लेफ्ट करवट पे लेटे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रोन यानी कि पेट पे लेटे हुए। जब बच्चा दोस्तों पैदा होता है तो हमें सबसे पहले कब सक्शन करना पड़ता है, ठीक है, कौन से पार्ट को? वो है माउथ। माउथ को हम सबसे पहले सक्शन करते हैं। दोस्तों अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है सनलाइट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एक्सेप्ट इन। दोस्तों से पूछा गया है कि सनलाइट विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, बट वो किसके लिए फायदेमंद है? बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है और उनके पे ऊपर ऑलरेडी ही बहुत सारी स्किन के ऊपर लेयर होती है दोस्तों, तो इसलिए जो विटामिन डी पड़ती है क्योंकि उनके एरिया में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो इसका सही उत्तर है सी नीग्रोस। अब चलेंगे हम ट्रिसोमी 13 एज। ट्रिसोमी दोस्तों क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि पटाउस सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ब्लड प्रेशर इन न्यूबॉर्न एज, इसे पूछा गया है कि छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 65/45 mmHg, बी 75/50 mmHg, सी 90/60 mmHg और डी 100/70 mmHg। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 70/50 mmHg। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। थायरॉक्सिन सीक्रेशन स्टार्ट इन द फीटल लाइफ फ्रॉम पीओजी ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 12th वीक पीओजी में थायरॉक्सिन सीक्रेशन स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में, ठीक है दोस्तों। और तुम क्या पीओजी? दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है टेटनस टॉक्साइड डिस्कवर्ड इन। दोस्तों यहाँ पे टेटनस टॉक्साइड कब डिस्कवर हुआ, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सन में ये हुआ था। ए 1921, बी 1957, सी 1923, डी 1927। दोस्तों इसमें सही उत्तर है 1923 में टेटनस टॉक्साइड डिस्कवर्ड हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कंडीशन डिमांडिंग रिसस्टिकेशन अलर्ट इज। दोस्तों यहाँ पूछा गया है पेशेंट में कौन सा ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमको उसको इंटूबेट कर सकते हैं या ऑक्सीजन लगा सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जब बच्चे को ये अलर्ट होता है कि हम उसको ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें है पहला कॉग्निटिव एनोमलीज, फीटल डिस्ट्रेस, मेकोनियम स्टेन लिकर और डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो सही उत्तर है बोथ बी एंड सी, फीटल डिस्ट्रेस और मेकोनियम स्टेन लिकर। दोस्तों ये दोनों कंडीशन है जिसमें रिसस्टिकेशन अलर्ट होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है टावर शेप्ड स्कल इज नेम्ड एज। दोस्तों जो भी बच्चा पैदा होता है अगर उसका जो सर है वो बिल्कुल सीधा सीधा यानी टावर जैसा होता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है मेडिकल टर्म में? ऑक्सीफेली, बी है ब्रैंकीसेफेली, सी है माइक्रोसेफेली, डी है सेफोसिफेली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑक्सीसिफेली। जो भी टावर शेप्ड स्कल होता है बच्चे का उसको हम बोलते हैं ऑक्सीसिफेली। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे पूछा गया है इनफिनाइट स्पैज्म ऑफन रिस्पॉन्ड टू यूज ऑफ फेनेटोइन, ए
बी कार्माजेपाइन, डी डाइजेपाइन और डी कार्टिकोस्टेरॉइड। इनफर्टाइल स्पैज्म जो होता है दोस्तों, उसको रोकने के लिए, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा स्टेरॉइड या कौन सी दवाई लगाई जाती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है डी कार्टिकोस्टेरॉइड, ये है सही उत्तर इसका। कार्टिकोस पायोडर्मा इन न्यूनेट इज। दोस्तों पायोडर्मा जो होता है वो एक इन्फेक्शन होता है बच्चों में, एक स्किन का मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ होने से वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा कॉज होता है, कॉमन कॉज है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पायोडर्मा न्यूनेट्स में हो जाता है। पहला है कैंडिडा एल्बिकेंस, स्टेफिलोकोकस ओरियस, सी ई कोलाई और डी क्लैमिडा ट्रैक्नोमैटिस। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये मुख्य कारण होता है पायोडर्मा के लिए। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैरोटीन इज फाउंड मेनली इन, कैरोटीन जो है होता है वो किस में पाया जाता है, इसमें पूछा गया है। ए येलो फूड, बी ऑयल, सी शार्क और डी लिवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है येलो फूड में कैरोटीन पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पूछा गया है फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, कैरोटीन, रिबोफ्लेविन और इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी, रेटिनॉल एंड कैरोटीन, ये फॉर्म है विटामिन ए के। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमंग द फॉलोइंग आर माइनर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस रूमेटिक फीवर एज पर जोन्स क्राइटेरिया एक्सपेक्ट। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डायग्नोसिस है जो माइनर क्राइटेरिया में हम लेते हैं रूमेटिक फीवर के लिए। पहला है फीवर, एर्थेलिया, कोरिया, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। दोस्तों पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ट्रीटमेंट के 4 ऑप्शन है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, फोटोथेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेनोबैरेटिमॉन। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि पूछता है बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट। डीपीटी दोस्तों डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, यानी कि बूस्टर डोज कब दी जाती है बच्चों को, ये पूछना चाह रहा है। और इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 10 वीक्स, दूसरा 14 वीक्स और तीसरा 16 to 24 मंथ्स और डी 5 से 6 मंथ्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बूस्टर डोज डीपीटी का 16 to 24 मंथ्स में लगता है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रीमैच्योर एजिंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, यानी कि प्रीमैच्योर यानी कि जल्दी से ही एज हो जाना, ठीक है। तो वो किसका कारण होता है, कौन सी कंडीशन का, ठीक है, और कौन से उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, तो इसमें पूछना चाहता है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि आपको पता है एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 4 में से एक सही होता है। तो इसके 4 ऑप्शन बताऊंगा मैं। ए है हाइपोथायराइडिज्म, बी है हाइपोपिट्यूटरिज्म और सी है एप्रोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म ही होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। कॉमनली यूज्ड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। दोस्तों प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं उसको कहते हैं स्टमक एसिड को जो रोकथाम करते हैं। कौन सा ऐसा सॉल्ट होता है, ऐसा कौन सा ड्रग होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए रेंटिडाइन, बी पेंटापैराजोल, सी सिमेटिडिन और डी डुल्कोलेक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेंटापैराजोल। आपको जैसे जानते ही कि एंट एसिड होता है पेंटापैराजोल और इसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं। अब दोस्तों चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक न्यूनेट विद कन्वल्जन इंक्लूड्स। इसमें कह रहा है अगर बच्चे के ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, छोटे बच्चे के, और उसके साथ में उसको सीजर या कन्वल्जन भी आते हैं, तो हमें कौन सी दवाई कितने वेट के हिसाब से देना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है। ए बोलस ऑफ RL 2 ml पर kg बॉडी वेट, बी बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन 2 ml पर kg बॉडी वेट, सी बोलस ऑफ 5% डेक्सट्रोज 2 ml kg पर वेट और डी बोलस ऑफ 25% डेक्सट्रोज 2 ml पर kg बॉडी वेट। तो उसका सही उत्तर है कि न्यूनेट में बोलस ऑफ 25% डेक्सट्रोज देना, 2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको देते हैं।
अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूनेट विद 3 मिनट ऑफ बर्थ इज, यानी कि 3 मिनट के बाद छोटे बच्चे पैदा हुए बच्चों को उसका रेस्पिरेटरी रेट कौन सा होगा नॉर्मल। तो इसमें दे रखा है 4 ऑप्शन, 40, बी 60, सी 80 पर मिनट और डी 100 पर मिनट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 80 पर मिनट। जो पैदा हुए बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 80 पर मिनट। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग लेसिथिन फिगोमाइलिन रेशन सजेस्ट एडिक्वेट लंग मैच्योरिटी। दोस्तों ये जो LS का जो रेशियो है वो आपको बताया था पहले भी, तो वो लंग्स की मैच्योरिटी के लिए होता है। एडुकेट हम उसको मेज़र करते हैं, एक ये चार्ट होता है जिससे हम वो मेज़र करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और मोर, B 2 और मोर, 3 और मोर एंड लास्ट D 0.4 और मोर। तो उसका सही उत्तर है 2 और मोर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट फीवर इंक्लूड्स। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है और एक माइल्ड होता है। ठीक है, क्रॉनिक बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, माइल्ड थोड़ा सा मतलब 99-100 के बीच में रहता है, एक्यूट थोड़ा सा हमें फेवरिश लगता है, अंदर से थोड़ा हरारत सी लगती है, मतलब हल्का हल्का हमें गर्म महसूस होता है, तो हम इसको एक्यूट फीवर इंक्लूड्स कहते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे में तो इसमें पूछा गया है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए एक्यूट फीवर में। तो इसमें ए है ऑप्शन है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, बी यूज ऑफ एंटीपायरेटिक्स, सी हाइड्रोथेरेपी और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सी हाइड्रोथेरेपी हम देते हैं। हाइड्रोथेरेपी यानी कि हम उसको ठंडी पट्टियाँ रख सकते हैं या उसकी कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। अब चलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट इज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्ने ऑर्गेनिज्म। दोस्तों छोटे बच्चों में कौन सा ऐसा एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो एक्ने यानी कि पिंपल को होने से रोकता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, मेट्रोनिडाजोल। तो इसका सही उत्तर है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये इनहिबिटर जो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो स्किन के एक्ने को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यानी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी कौन सी कंडीशन है बच्चे में। ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी पर्निसियस एनीमिया, सी थैलासीमिया, डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ना पाया जाना, उसकी नॉर्मल मात्रा कम हो जाती है, प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीपीटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, यानी कि डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होता है। ठीक है, पहला है ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सी प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस और डी माइल्ड डायरिया। तो उसका सही उत्तर है जो आंसर है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस। डीपीटी का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कि डीपीटी का बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, तो ये चीज़ हो जाती है। ट्रीटमेंट यूज टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड थर्मल केयर टू प्रिवेंट न्यूरोनेटल हाइपोथर्मिया इन NICU इज। इसने पूछा है अगर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को और वो हाइपोथर्मिया में होता है बच्चा, तो हम उसको क्या करेंगे। तो इसमें क्योंकि बच्चा जब हाइपोथर्मिया में जाता है तो हम बच्चे को वार्मर में रख देते हैं। दोस्तों बात करेंगे ब्रुडजिन्स्की साइन इज। ब्रुडजिन्स्की साइन एक ऐसा सिम्टम या साइन होता है जो कि मेनिंजाइटिस में देखा जाता है। इससे पता लगता है कि मेनिंजाइटिस हो गया है, क्योंकि ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बॉडी के रिफ्लेक्स होते हैं या बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं ये ब्रुडजिन्स्की साइन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए हिप्स एंड नीज टू फ्लेक्स कॉज पेन एंड गार्डिंग बिहेवियर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन,
D. The examiner fingers are extended along the outside the thighs and a click or a popping sensation may be left if the joint is unstable. दोस्तों, जो ब्रूट जींस की साइन होता है, अगर हम बच्चे को सीधा लेटाते हैं और उसके नेक को बेंड करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली नी और हिप जो है वो फ्लेक्स्ड होता है, तो इसको हम ब्रूट जींस की साइन कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है ए, हिप्स एंड नीज टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरास्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड फ्लैसिड पैरालाइज इज सीन इन। दोस्तों, पैरास्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज यानी कि टिंगलिंग होना या अजीब सी झुंझुनाहट या सेंसेशन होना, इसको पैरास्थीसिया बोलते हैं। और फ्लैसिड पैरालाइज जो होता है वो पैरों में लुंजपन आ जाना या ढीला पड़ जाना, उसको हम फ्लैसिड पैरालाइज बोलते हैं। दोस्तों, तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? ठीक है, किस में कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। ए, हाइपरकैलेमिया, बी, हाइपोकैलेमिया, सी, हाइपरनेट्रीमिया और डी, हाइपोनेट्रीमिया। दोस्तों, हाइपरकैलेमिया एक वैसी कंडीशन होती है जो बॉडी में हाई पोटेशियम की वजह से हो जाती है। तो ये कारण होते हैं पैरास्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड फ्लैसिड पैरालाइसिस में। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन B12 इन एन इन्फेंट इज। ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि छोटे बच्चों में, ठीक है, विटामिन B12 कितना लेना अनिवार्य है, कितना रिकमेंडेड है डॉक्टर की तरफ से? 4 ऑप्शन है। ए, 1 माइक्रोग्राम, बी, 2 माइक्रोग्राम, सी, 0.2 माइक्रोग्राम और डी, 0.8 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 0.2 माइक्रोग्राम हमें देना चाहिए छोटे बच्चों को में, इन्फेंट में, डेली विटामिन B12 पे। दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कैटेहोलामाइन्स एंड एनिफेरिन आर सीक्रेटेड फ्रॉम। दोस्तों, ये 2 हार्मोन्स है, इसमें पूछ रहा है कि ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, यानी कि कहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। ए, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है पूछ रहा है, या एड्रेनल मेडुला से निकलता है, या पैनक्रियास से, या थायराइड ग्लैंड से। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर है एड्रेनल मेडुला से ये दोनों हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं, यानी कि निकलते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ चाइल्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी हेल्पफुल टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेगा जिससे उसका ऑक्सीजन डिमांड कम हो सके? तो इसमें 4 एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे कि ए, डांसिंग, बी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, सी, रीडिंग अ बुक, डी, राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रीडिंग अ बुक। इसकी हेल्प से वो जो है डिक्रीज करता है ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि इसमें रिलैक्स रहते हैं आप, आपका ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलते हैं, आपके जो है हार्ट पे पंप नहीं होता, या मतलब बीपी नहीं बढ़ता। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे पल्स रेट बढ़ जाता है ना, तो हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। जब हम बुक रीड करते हैं तो हमारा हार्ट, हमारा दिमाग, सब कुछ शांत होता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात करेंगे दोस्तों, ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, कौन सी ऐसी जिंदा वैक्सीन है एक के अलावा? तो उसका आंसर है टीटी, यानी कि टेटनस। यहाँ पे वो वैक्सीन है जो कि लाइव वैक्सीन नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है गलत, ओपीवी, बीसीजी और मिसिल्स, ये सारी वैक्सीन जो है हमें बचपन में लगाई जाती है दोस्तों। तो टीटी जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट इज एडवाइज टू यूज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 5 to 7 days ओनली। वाई, यहाँ पूछ रहा है क्यों एडवाइस होता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना 5 से 6 दिन बच्चों के लिए? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए, इट कॉज ईचिंग इफ यू यूज मोर देन 7 days, बी, इट मे कॉज डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, सी, reduce the temperature of the skin, D, increase the temperature of the skin।
दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, इट मे कॉज डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। इस टॉपिकल को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डीपिगमेंटेशन मतलब कि जो कलरिंग ऑफ द स्किन है, जो हमारी जो नेचुरल कलर है स्किन का, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है। इसलिए टॉपिकल 5 से 7 दिन इसको लगाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई द आईज आर शील्डेड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। यहाँ पूछ रहा है हमारी आंखों पे बच्चों की आंखों पर रुई या कॉटन से क्यों बंद की जाती है, क्यों शील्ड लगाई जाती है फोटोथेरेपी लेते वक्त। इसमें ऑप्शन है 4, टू प्रिवेंट ग्लेयर, बी टू प्रिवेंट कॉर्नियल डैमेज, सी टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज और डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है वो है डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये कॉर्नियल डैमेज कर सकता है फोटोथेरेपी, रेटिनल डैमेज कर सकता है आईज में, इसलिए इसको शील्डेड करते हैं ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एक्यूरेट कंसर्निंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अ नेगेटिव यूरिन एनालिसिस रूल आउट यूटीआई इन चिल्ड्रन लेस देन 2 years ऑफ एज। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च इन इंडिया। यहाँ पूछ रहा है जो ईपीआई यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए 1974 या बी 1978, सी 1980 और डी 1982। तो इसका सही आंसर है 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा सोर्स है विटामिन ए का। इसमें 3-4 सब्जियों के सबके नाम हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। येलो फूड ए, बी लिवर ऑयल, सी एग, डी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो दोस्तों जितनी भी येलो फूड्स होते हैं, येलो फूड्स यानी कि आपका जैसे कि मान सकते हैं आप मैंगो और लेमन, बनाना, तो इसमें आपको विटामिन ए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटल कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स इज कंसिडर्ड अ सिनोटिक। दोस्तों कॉग्निटल कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी कि पैदा होने से पहले ऐसे कौन से कंडीशन या बीमारी होती है जो आसिनोटिक होती है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ट्राइकस्पिड आर्ट्रीसिया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्रंक्यूसेरेटेरियस, पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्राइटेरिया ऑल आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट। दोस्तों पैथोलॉजिकल जो जॉइंटिस क्राइटेरिया होता है उसमें क्या इंक्लूडेड होता है एक को छोड़ के। ए ऑप्शन है 24 आवर्स लेटर बट विद इन 72 आवर्स, बी मोर देन 14 days persistence, C greater than 2 mg/dl congested with bilirubin, D clay colored stool। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए जो सही है 24 आवर्स लेटर बट विद इन 72 आवर्स। चलेंगे अब दोस्तों नेक्स्ट में। गोमेज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। गोमेज का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो किस पे आधारित है। ए वेट फॉर एज, बी हाइट फॉर एज, सी वेट फॉर हाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है वेट फॉर एज में क्लासिफाइड है गोमेज का रूल। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन नोन एज एडुकेबल इज। क्या ये सही उत्तर है। जो ग्रुप ऑफ मेंटली जो ग्रुप है रिटार्डेड बच्चों का, क्या उसको हम एडुकेबल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, डी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स इज।
चिकन पॉक्स के लिए कौन सा ऐसी एंट्री है वायरसेस की जो चिकन पॉक्स के लिए, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, पेरिनेटल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फीटस। दोस्तों ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्केलेटल के डेवलपमेंट या मैचुरेशन पे डिपेंड होता है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं हार्मोन्स के, जो कि है ए टेस्टोस्टेरोन, बी ईस्ट्रोजन, सी थायरोक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन रेशियो ईस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल के मैचुरेशन में जब बच्चा वूम में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो कि बताता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज। ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है लो बर्थ वेट के बच्चों में जो पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। ए इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ यानी कि आईयूडी, बी पेरिनेटल एस्फिक्सिया, सी पल्मोनरी हेमोरेज एंड डी सेंसरो यूरिनल इंजुरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेंसोरिन्यूअल इंजुरी, इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड वॉल्व इन रिमेटिक हार्ट डिसीज इज। दोस्तों इसमें पूछता है कि जब रिमेटिक हार्ट डिसीज होती है, ठीक है, ये रिमेटिक फीवर से होती है जो हार्ट में इंफ्लामेशन से पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वॉल्व हार्ट का इसमें इफेक्ट हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। ए ट्राइकस्पिड वॉल्व, बी आयोटिक वॉल्व, सी मिट्रल वॉल्व, डी पल्मोनिक वॉल्व। तो इसका आंसर है सी मिट्रल वॉल्व इफेक्ट होता है। दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एनीमिया एसेंशियली रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसा कौन सा डिसीज है जो हमेशा ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि इसमें ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी एप्लास्टिक एनीमिया, सी थैलेसीमिया एंड डी पंसीनियस एनीमिया। तो दोस्तों इसमें मुख्य कारण है थैलेसीमिया, जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कारण होता है। दोस्तों हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिसियल प्लेट्स कैन कॉज। दोस्तों अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का बच्चों में, तो जो क्लोजर ऑफ एपिसियल प्लेट्स पाई जाती है सर, हर लॉन्ग बोन जो कार्टिलेज होती है, हर लॉन्ग बोन के एंड में एपिसियल प्लेट्स पाई जाती है। तो दोस्तों तो ये क्या कॉज कर सकती है, यानी कि अगर ग्रोथ में क्या कॉज कर सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे गिगेंटिज्म, एक्रोमेगैली, मैक्सीडीमा, क्रेटिनिज्म। तो ए इसका सही उत्तर है गिगेंटिज्म। आपने देखे होंगे गिगेंटिज्म उसको बोलते हैं जो अपने उम्र से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी कि अपने 7 फुट 8 फुट मतलब एबनॉर्मलिटी हाइट में पहुंच जाता है, तो इसको गिगेंटिज्म बोलते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रोमीडिरोसिस मीन्स। दोस्तों ब्रोमीडिरोसिस मीन्स के बारे में पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि फुल स्मेलिंग सलाइवा, फुल स्मेलिंग प्रेस्पिरेशंस, फुल स्मेलिंग यूरिन, फुल स्मेलिंग पस। दोस्तों ब्रोमीडिरोसिस मतलब ये होता है, इसका सही उत्तर है फुल स्मेलिंग प्रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारे स्वेट से और जो कि हमारे शरीर में से जो स्किन में से जो स्मेल आने लगती है, उसको हम ब्रोमीडिरोसिस बोलते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेपरेशन एंजाइटी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एज। इसमें पूछ रहा है कि सेपरेशन एंजाइटी यानी कि अलग होने का डर किन बच्चों में होता है, स्पेशली कौन सी एज के बच्चों में डर होता है बिछड़ने का। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए 10 to 20 months, बी 20 to 30 months, सी 6 to 30 months एंड डी 3 to 30 months। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 6 to 30 months के बच्चों में सेपरेशन की एंजाइटी होती है, यानी कि अपने माँ से बिछड़ने में डर लगता है कि वो छोड़ के ना जाए। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। इसमें कहा गया है
स्टेटमेंट करेक्ट करना है वेट के हिसाब से बच्चों का। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ एन इंडियन चाइल्ड इज 2.5, 3.2, 3.5 kg. B, baby birth weight doubles at 5-6 months of age. C, baby's birth weight triples at 1 year of age. All of the above. तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ eruption of primary teeth in a baby is correct? In following which order of eruption of primary teeth in a baby is correct? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बच्चों के दांत निकलने का जो टाइम ऑफ पीरियड है कौन सा करेक्ट है इसमें ऑप्शन में। दोस्तों ए है लोअर सेंट्रल इंसीजर से अपर सेंट्रल इंसीजर, फिर लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलर टीथ, कैनाइन टीथ। बी है लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, फर्स्ट मोलार, लेटरल इंसीजर, कैनाइन। सी अपर सेंट्रल इंसीजर, लोअर सेंट्रल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलार, लेटरल इंसीजर। डी लोअर सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर्स, अपर सेंट्रल इंसीजर, कैनाइन एंड 1 मोलार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ए, लोअर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर्स एंड फर्स्ट मोलार टीथ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन इज। इसमें पूछ रहा है कि मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन का कौन सा रूट है इन वैक्सीन का लगाने का। इसमें 4 रूट्स लिखे हुए हैं जो कि ए है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, बी IV यानी कि इंट्रावेनस, सी SEC यानी कि सबक्यूटेनियस एंड डी ID यानी कि इंट्राडर्मल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वैक्सीन का MMR वैक्सीन का वो है SC यानी कि सबक्यूटेनियस ये वैक्सीन लगाई जाती है। दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर H. pylori इन्फेक्शन इज। दोस्तों H. pylori इन्फेक्शन जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो टेस्ट है वो क्या होता है इसमें पूछा गया है। A, H. pylori antigen infects, serologic test, C, urea birat test and D, all of the above। तो इसका सही उत्तर है यूरिया बेराट टेस्ट। तो रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर H. pylori infection is यूरिया बेराट टेस्ट। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है पल्मोनरी लंग डिसीज लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पल्मोनरी लंग डिसीज को राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए कौन सी ऐसी डिसीज है जो लंग डिसीज लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज। दोस्तों पल्मोनरी लंग डिसीज को कौन सी बीमारी वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए कारण होती है उसमें पूछ रहा है। ए, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, बी, न्यूमोकोसिस, सी, निमोनिया, डी, कॉर्पुलोमोनल। तो इसका आंसर है कॉर्पुलोमोनल ये कॉज होता है लंग डिसीज के वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विलियम्स ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ। दोस्तों विलियम्स ट्यूमर है वो कहाँ का ट्यूमर है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। ए लंग, बी किडनी, सी ब्रेन एंड डी इंटेस्टाइन। तो सही आंसर है इसका बी किडनी। विलियम्स ट्यूमर जो है वो किडनी का ट्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की CRP रेफर्स टू। इसमें इस का फुल फॉर्म पूछा है जो कि इसमें 4 ऑप्शन है मैं बता देता हूं आपको। ए, सेंट्रल रिसर्च प्रोजेक्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड सी क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। दोस्तों CRP का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती है और ये हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रैक्टिकल में जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं और यही छोटी छोटी चीज़ हमारे एग्जाम में भी काम आती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन। दोस्तों कॉमन कॉज क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन यानी कि CSF में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कौन सा ज्यादा कॉज होता है। ए, एक्योडक्टल स्टेनोसिस सबसे कॉमन कॉज होता है हाइड्रोसेफेलस में बच्चों में
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि है ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद एक्यूट वाटरी डायरिया। इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएट रहता है, हमारा मुख्य कारण रहता है हमारा वाटरी डायरिया के लिए, यानी कि वाटरी स्टूल के लिए हमारा मुख्य ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है बच्चों में। तो ऑप्शन है इसमें ए सैल्मोनेला, बी इकोलाई, सी माइकोप्लाज्मा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव हमारे वाटरी डायरिया के लिए कारण होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि पूछ रहा है सेरिब्रल पाल्सी यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है बच्चों में ब्रेन के ना ग्रोथ होने पर। तो इसमें कौन सी चीज, इन ऑप्शन में कौन सा तो इसमें नहीं पाया जाता है सेरिब्रल पाल्सी में। इनका ऑप्शन है ए हाइपोटोनिया, बी माइक्रोसेफेली, सी एटेक्सिया एंड डी फ्लैसिड पैरालिसिस। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी माइक्रोसेफेली नहीं पाया जाता है सेरिब्रल पाल्सी में। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। दोस्तों, ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक क्रोमोसोम का एक बीमारी होती है, जिसमें आपको बताया था मैंने पहले इस वीडियो में कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 48 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 24 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिससे ये निर्धारित होता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, अगर इन क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा कुछ होता है तो वो बीमारी होती है, उसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, बी लेस क्रोमोसोम 21, सी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 एंड डी लेस क्रोमोसोम 13। तो इसका सही उत्तर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होते हैं। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सत्य है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए इट प्रमोट्स इन्फेक्शन इन द बेबी, it reduces risk of developing breast cancer in mother, it worsens the baby digestive system, it makes the mother susceptible to infection। दोस्तों, इसका सही आंसर है इट रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन मदर। जब दोस्तों जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इन मदर। तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एट विच एज अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस बिसिलेबल्स लाइक मामा, बाबा एक्सेट्रा। दोस्तों, बिसिलेबल्स वो होते हैं जो कि दो शब्द मिलके होते हैं, है ना, जैसे कि मामा, बाबा। तो छोटे बच्चे ऐसी कौन सी एज में कहना स्टार्ट करते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। तो ए 6 मंथ, बी 4 मंथ्स, सी 9 मंथ्स और डी 12 मंथ्स। सो सही आंसर है 9th मंथ्स में बच्चा बिसिलेबल्स बोलना स्टार्ट करता है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ फीमेल इज बोर्न विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि फीमेल में पाया जाता है और उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे आपको पता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसको सिंड्रोम को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है वो। तो इसमें है ए पेटाउस सिंड्रोम, बी एडवर्ड्स सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम एंड डी टर्नर सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी टर्नर सिंड्रोम। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रेड यूरिन विदाउट आरबीसी इज सीन इन। दोस्तों, अगर रेड कलर का यूरिन होता है विदाउट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो उसको क्या बोलते हैं। ए ल्यूपिस नेफ्राइटिस, बी पाइलोन नेफ्राइटिस, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड डी रैप्डोमायोलाइसिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रैप्डोमायोलाइसिस है, जो कि पाया जाता है रेड यूरिन विदाउट आरबीसी में। क्रूप किसका डिसऑर्डर है। इसमें जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, इसमें पूछ रहा है कि क्रूप किसका डिसऑर्डर है।
जिसका सही आंसर जो है वो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें थोड़ा सा थियोरिटिकल कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पूछा है, शीना टेल्स द नर्स दैट शी वांट्स टू बिगिन टॉयलेट ट्रेनिंग हर 22 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नर्स टू स्ट्रेस टू द मदर इज। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ऐसा थियोरिटिकल एक क्वेश्चन है कि बच्चों को लेकर इसमें पूछा है, शीना टेल्स द नर्स, यानी कि जो मदर है वो नर्स से बोल रही है, दैट शी वांट्स टू बिगिन टॉयलेट ट्रेनिंग हर 22 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड। वो चाहती है कि अपने जो 22 मंथ का जो बच्चा है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाए। तो जो नर्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नर्स टू स्ट्रेस टू द मदर, उसमें पूछ रहा है कि अगर इसमें क्या मोस्ट फैक्टर है नर्स को उस मदर को स्ट्रेस देने में। तो इसमें ऑप्शन है ए डेवलपमेंटल रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड, बी कंसिस्टेंसी इन अप्रोच, सी द मदर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, डी डेवलपमेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड्स पेयर। दोस्तों इसका सही उत्तर है कि डेवलपमेंटल रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि अब उसको बच्चों की जो डेवलप है उसको तीव्रता दिखानी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर है डेवलपमेंटल रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है MMR वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। इसमें फुल फॉर्म पूछी है कि MMR वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट, और इसका फुल फॉर्म भी वही है और इसकी बीमारी का नाम भी वही है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए माल न्यूट्रिशन, मीजल एंड रूबेला, बी मीजल्स मम्स एंड रूबेला, सी मीजल्स मलेरिया एंड rheumatoid एंड डी मलेरिया मम्स एंड रूबेला। तो इसका सही उत्तर है वो मीजल्स मम्स एंड रूबेला को प्रिवेंट करता है MMR वैक्सीन। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है डॉर्सीफ्लेक्शन इन विच द टोज आर हायर देन द हील इज। दोस्तों डॉर्सीफ्लेक्शन वो होता है जिसमें कि हम जैसे एड़ी को, हमारे पैर के पंजे को हम ऊपर नीचे जब करते हैं उसको डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हमारा पैर का अंगूठा, ठीक है, हमारी हील्स यानी कि एड़ी से ऊपर होता है, तो उसको पोजीशन को हम क्या बोलते हैं। जिसमें कि देखा जाता है दोस्तों, इसमें ये देखा जाता है क्यों कुछ कुछ बच्चों के बचपन से उनके हाथ पैर मुड़े हुए पैदा होते हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन किया जाता है। और अगर बच्चे का अंगूठा उसके हील्स से ऊपर है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं टेलिपिस कैल्केनियस। अब बात करेंगे दोस्तों नेशनल ब्लड डोनेशन डे कब होता है, इसमें पूछा गया है। तो ए 1 अक्टूबर, बी 1 सितंबर, सी 1 दिसंबर, डी 1 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर को हम ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का, जो कि है अ बेबी लिफ्ट हिज हैंड्स हियरिंग हार्ड वॉइसेस इज कॉल्ड। अगर कोई बच्चा अपना हाथ उठाता है कोई भारी आवाज सुन के, तो उसको क्या बोलेंगे। ए रूटिंग रिफ्लेक्शन एक्शन, या बेबी सिंकी रिफ्लेक्शन एक्शन, या सी मैरो स्टारल, या डी नन ऑफ दीज। तो इस रिफ्लेक्शन को तो दोस्तों इस रिफ्लेक्शन एक्शन को हम बोलेंगे मैरो स्टार्टल। अगर कोई बच्चा अपने हार्ड वॉइस को सुन के हाथ उठाता है तो उसको हम बोलते हैं सी मैरो स्टार्टल इज अ राइट आंसर। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है इन चिल्ड्रन प्रोलॉन्ग हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मे कॉज। दोस्तों इसमें भी जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा थियोरेटिकल है। इसमें पूछा गया है जैसे कि while providing home care instruction to the mother of a 10-year-old child with hemophilia, which of the following activities should be suggested that the child could participate safely with peers। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अगर हम किसी बच्चे की माँ को होम इंस्ट्रक्शन दें और उस बच्चे को हीमोफीलिया हो, यानी कि उसका जो ब्लड क्लॉट है वो एबनॉर्मली हो, ब्लड क्लॉटिंग जैसे हमारी चोट लग जाती है और वो तुरंत ही क्लॉट हो जाता है, बट हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बहुत एबनॉर्मली होता है। तो उसमें पूछा गया है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स को सजेस्ट करेंगे कि उसको सेफली वो पार्टिसिपेट करे और कुछ भी चोट ना लगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए सॉकर, बी बास्केटबॉल, सी फील्ड हॉकी एंड डी स्विमिंग।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्विमिंग। अगर वो स्विमिंग करेगा वो सेफली पार्टिसिपेट करेगा बिना किसी पियर्स के। अब बात करेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट कॉमन यूज एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस इज। तो दोस्तों अनडिसेंडेड टेस्टिस वो होते हैं जो कि बर्थ से पहले जो टेस्टिस होते हैं वो जो पेनिस है उसके नीचे नहीं आते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी दवा यूज़ करते हैं, इसमें पूछा गया जा रहा है। कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एजेंट हम यूज़ करते हैं कॉमनली इस कंडीशन पे। और इसमें ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ह्यूमन क्रोनिक गोनाड्रोपिन एंड डी थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर है ह्यूमन कोरियानोइक गोनाड्रोपिन। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिनोटिक डिफेक्ट विदाउट शंट। यहाँ पे बोल रहा है कि एसिनोटिक डिफेक्ट विदाउट शंट यानी ब्लड फ्लोज है, शंट को बोलते हैं फ्लो। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो को बोल रहा है ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो कि एसिनोटिक डिफेक्ट है मगर विदाउट फ्लो से होता है। ये एसिनोटिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जबकि जो हमारा हार्ट बॉडी में लेस ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसे हम एसिनोटिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, पल्मोनरी आर्टेरिया, कोआर्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा, डी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसका आंसर है कोआर्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है इन अ न्यूनेट ब्लड फ्लो थ्रू द डक्टस वेनस डिसअपियर्स। दोस्तों ये जो डक्टस वेनस है वो हमारा जो जो बच्चा मदर वूम में होता है, तो जो अम्बिलिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है तो डक्टस वेनस से ही होता है। तो वो पूछ रहा है कि कब डिसअपियर होता है, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद वो कब डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है ए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पोस्टनेटल लाइफ, बी ऑन द 4th डे ऑफ पोस्टनेटल लाइफ, सी ऑन द 7th डे ऑफ पोस्टनेटल लाइफ एंड डी जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑन द 7th डे ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है इन फॉलोइंग विच इवेंट्स डज नॉट हैपन इन अ बेबी आफ्टर द बर्थ। ऐसी कौन से इवेंट्स हैं जो नहीं होते हैं बेबी के पैदा होने के बाद। ए क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल, बी क्लोजर ऑफ डक्टस वेनसिस, सी क्लोजर ऑफ ऑडीज स्पिंचर एंड डी क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियसिस। दोस्तों इसका आंसर है सी क्लोजर ऑफ ऑडीज स्पिंचर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड विद एस्पिरिन ओवरडोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सपेक्टेड। इसमें पूछा गया है अगर किसी बच्चे को एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है तो इनमें से किसकी अपेक्षा की जाएगी। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें किसकी अपेक्षा की जाएगी एस्पिरिन के ओवरडोज होने पर। ए मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, बी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसका सही उत्तर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोमेट्रिक टूल which is considered to be stable measurement of growth is। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोमेट्रिक टूल which is considered to be stable measurement of growth is। A height, B weight, C chest circumference and D head circumference। तो उसका सही उत्तर है A height। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इन एन इन्फेंट इज टेकिंग काउज मिल्क ओनली देन देयर इज चांस फॉर अकरिंग ऑफ। इसमें पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि अगर एक बच्चा सिर्फ गाय का ही दूध पिएगा तो उसको क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन है जैसे कि ए कैल्शियम डेफिशिएंसी, बी प्रोटीन डेफिशिएंसी, सी आयरन डेफिशिएंसी एंड डी विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इसका आंसर है आयरन डेफिशिएंसी। अगर एक छोटा बच्चा इन्फेंट काऊ का मिल्क पिएगा तो उसको चांसेस होते हैं आयरन डेफिशिएंसी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे
नॉर्मल बर्थ वेट इज, बच्चे का नॉर्मल बर्थ का वजन क्या होता है? ए 2.5 से 3 kg, बी 2 to 2.5 kg, सी 3.3 to 3.5 kg एंड डी 2.5 to 2.7 kg। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 2.5 to 3 kg नॉर्मल बर्थ वेट होता है बच्चों का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थियोरेटिकल है। A newborn has undergone a surgery for closure of meningomycocele. What should he the priority nursing intervention? What should he the priority nursing intervention? दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉडलर इज अ चाइल्ड ऑफ, इससे पूछा गया टॉडलर हम किस एज के बच्चे को बोलते हैं? ए लेस देन 1 ईयर, बी 1 से 3 साल के बच्चे को, सी 3 से 6 साल के बच्चे को, या डी 6 से 10 साल के बच्चे को। तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1 से 3 साल के बच्चों को हम टॉडलर बोलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इसमें पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबिन में ह्यूमन बॉडी में सबसे पाए जाने वाला एंटीबॉडीज कौन सा होता है, जो कि है ए IgG, बी IgM और सी IgA और डी IgD। तो इसका आंसर है IgG, हमारा जो मोस्ट अबंडेंट हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये MCQs आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे, और ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पोस्ट बेसिक BSc के लिए। दोस्तों अगर कोई BSc वाला बच्चा भी इसको पढ़ता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।